हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 5th सेमेस्टर के क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप सब्जेक्ट के कुछ टॉप मोस्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले थ्योरी टाइप एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इन लॉन्ग क्वेश्चन से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो की पूरी जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल की पाठशाला को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फसल सुधार यानी क्रॉप इम्प्रूवमेंट से आप क्या समझते हैं और उसका उद्देश्य, और पौध प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग की परिभाषा और लक्ष्य, और फसल सुधार का इतिहास, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फसल सुधार। फसल सुधार क्या होता है। तो फसल सुधार का सीधा मतलब है खेती की फसलों को बेहतर बनाना, यानी यह विज्ञान और कला का मिश्रण है जिसके द्वारा किसान या वैज्ञानिक किसी फसल की किस्म यानी वैरायटी को इस तरह बदलते हैं कि वह खेती करने के लिए अधिक फायदेमंद हो जाए। इसका लक्ष्य है कि हमें उस खेत से पहले से ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता वाली और टिकाऊ फसल मिल सके। यानी इसका सीधा सा मतलब यही है कि हम फसलों में इस तरह से सुधार करें कि हमें उससे ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, अच्छी गुणवत्ता मिल सके और टिकाऊ हो सके। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे पुराना आलू स्वादिष्ट लेकिन जल्दी खराब हो जाता है और जब सूखा पड़ता है तो उपज बहुत कम हो जाती है। सुधार यानी इम्प्रूव्ड नया आलू, स्वाद वही है लेकिन अब यह जल्दी खराब नहीं होता, यानी इसे कम पानी चाहिए और इसकी उपज भी पहले से 20% ज़्यादा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पुराना आलू और जो नया इम्प्रूव्ड आलू है उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। फसल सुधार के काम में आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स और जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी और पारंपरिक प्रजनन यानी ब्रीडिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर है फसल सुधार के प्रमुख उद्देश्य। तो फसल सुधार के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो फसल सुधार के कई प्रमुख उद्देश्य होते हैं जो किसानों को आर्थिक लाभ पहुँचाते हैं और खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने पर केंद्रित करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है उच्च उपज यानी हाई यील्ड। इसका उद्देश्य है प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर भूमि से अधिकतम फसल प्राप्त करना। इसका महत्व क्या है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्योंकि जब अधिक उपज से किसान की आय बढ़ती है और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित होता है। इसका ये प्रमुख उद्देश्य है और इसका यही महत्व है। अगला पॉइंट इसमें बेहतर गुणवत्ता इम्प्रूव्ड क्वालिटी, यानी फसल का केवल अधिक होना ही काफ़ी नहीं है बल्कि उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए, तभी उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा और तभी वह अच्छी मानी जाएगी। जैसे अनाज या दालों में प्रोटीन, विटामिन और खनिज जैसे आयरन, जिंक की मात्रा बढ़ाना, इसे बायोफर्टिफिकेशन बायोफोर्टिफिकेशन भी कहते हैं। फलों या सब्जियों में स्वाद, रंग, पोषण मूल्य और भंडारण क्षमता यानी शेल्फ लाइफ को बेहतर बनाना। तेलहन यानी ऑयल सीड्स में तेल की मात्रा बढ़ाना और तेल की गुणवत्ता जैसे स्वस्थ वसा को सुधारना। इन सबको ही बेहतर गुणवत्ता बढ़ाना ही इसका उद्देश्य होता है। और अगला पॉइंट है इसमें रोग और कीट प्रतिरोधक यानी पेस्ट एंड डिसीज रेजिस्टेंट उद्देश्य, ये ऐसी किस्में बनाना जिन पर हानिकारक कीट हो यानी इंसेक्ट या रोग हों जैसे कवक या बैक्टीरिया का आसानी से असर ना हो। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ऐसी किस्में बनाना जिन पर कीटों या रोगों का कोई भी असर ना हो ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके और उनसे कोई भी बीमारी ना हो किसी भी तरह की। इसका महत्व क्या होता है। तो इससे किसानों को कम कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड का उपयोग करना पड़ता है जिससे खेती की लागत कम होती है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है और मानव स्वास्थ्य को भी लाभ होता है। यानी जब फसलों पर कीटों और रोगों का प्रकोप कम हो जाएगा तो किसानों को कीटनाशकों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहाँ लगाने की, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और मानव स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। अगला पॉइंट इसमें पर्यावरणीय तनाव सहनशीलता यानी टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, यानी ऐसी फसलें बनाना जो पर्यावरणीय तनाव को
सहन कर सकें। आजकल जलवायु परिवर्तन जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण खेती में कई तनाव आ रहे हैं। फसल सुधार इन्हें सहन करने की क्षमता पैदा करता है, जैसे सूखा सहनशीलता यानी ड्राउट टॉलरेंस, कम पानी में भी अच्छी तरह से विकसित हो सकने वाली किस्में बनाना, यानी इस तरह की फसलों को विकसित करना जो कम पानी में यानी सूखा की स्थिति में भी अच्छा उत्पादन दे सकें। तापमान सहनशीलता जैसे अत्यधिक गर्मी, हीट स्ट्रेस या अत्यधिक ठंड, पाला इत्यादि को सहन करने की क्षमता, यानी ऐसी फसलें बनाना जो अत्यधिक ठंड, पाला या अत्यधिक गर्मी को सहन कर सकें। लवण सहनशीलता जैसे खारी नमकीन मिट्टी में भी उग सकने वाली फसलें विकसित करना ऐसी फसलें बनाना जो जो यानी जो खारी मिट्टी होती है उसमें भी आसानी से उग सकें और अधिक से अधिक उत्पादन दे सकें। अगला पॉइंट है परिपक्वता अवधि में बदलाव, यानी चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो फसल को जल्दी पकने वाला, यानी फसल में ऐसी किस्में विकसित करना जो जल्दी पक सकें, या देर से पकने वाला, या इस तरह की किस्में विकसित करना जो देर से पक सकें। इसका महत्व क्या क्या होता है? तो जल्दी पकने से हमें यह महत्व होता है कि किसान एक ही साल में एक ही खेत पर 2 या 3 फसलें उगा सकते हैं। और देर से पकने से क्या महत्व होता है, क्या फ़ायदा होता है? तो कुछ क्षेत्रों में कटाई के समय अनुकूल मौसम सुनिश्चित करने के लिए समय को समायोजित किया जाता है। तो दोनों तरह से ही इसमें फ़ायदा होता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करके फसल सुधार न केवल किसानों को अधिक पैसा कमाने में मदद करता है, बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी और कृषि की स्थिरता को भी सुनिश्चित करता है। अगला है इसमें पौध प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग की परिभाषा और लक्ष्य। तो यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग की परिभाषा और लक्ष्य दिया गया है। तो पौध प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग विज्ञान और कला का एक ऐसा मेल है जिसका उद्देश्य फसलों की आनुवंशिक संरचना यानी जेनेटिक मेकअप में सुधार लाना है, ताकि वे मानव उपयोग के लिए अधिक मूल्यवान और लाभदायक हो सकें। दूसरे शब्दों में कहें तो यह मौजूदा पौधों से बेहतर और नई किस्में बनाने की प्रक्रिया है। इसमें वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके दो अलग अलग पौधों को मिलाया जाता है या किसी पौधे के डीएनए को बदला जाता है, ताकि नई पीढ़ी में वांछित यानी जो हम चाहते हैं, जिस तरह के गुण हम चाहते हैं उस तरह के गुण, जैसे अधिक उपज या रोग प्रतिरोधक क्षमता शामिल हो सकें। तो पौध प्रजनन के लक्ष्य क्या हैं? तो पौध प्रजनन के मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य सीधे तौर पर किसानों को लाभ बढ़ाने, उपज की स्थिरता सुनिश्चित करने और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट वाइज दिए गए हैं। सबसे पहला है उच्च उपज यानी हाई यील्ड। यह सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। उद्देश्य है कि प्रति एकड़ भूमि से अधिकतम फसल प्राप्त हो सके। पौधों को इस तरह से ब्रीड किया जाता है ताकि वे अधिक फल, बीज या पत्ते पैदा कर सकें। संसाधनों जैसे पानी, सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकें। अगला पॉइंट इसमें बेहतर गुणवत्ता यानी इम्प्रूव्ड क्वालिटी। फसलों के पोषण मूल्य और बाजार मूल्य को बढ़ाने के लिए गुणवत्ता में सुधार किया जाता है ताकि मार्केट में वो जल्द से जल्द बिक सके और अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिल सके। तो इसके अंदर आता है पोषक तत्व यानी अनाज में प्रोटीन, विटामिन और खनिज जैसे आयरन और जिंक की मात्रा बढ़ाना, जिसे बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। भंडारण, फलों और सब्जियों की भंडारण क्षमता यानी शेल्फ लाइफ बढ़ाना, ताकि वे जल्दी खराब ना हो और अधिक समय तक वो चल सकें। उपयोगिता, तो तेल की गुणवत्ता, ब्रेड बनाने के गुण, गेहूं में या रेशे की मजबूती, कपास में सुधार करना। अगला है जैविक तनाव के प्रति प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टेंस टू बायोटिक स्ट्रेस। जैविक तनाव में जीवित जीव शामिल होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। रोग प्रतिरोधी, ऐसी किस्में विकसित करना जो कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया और विषाणु या वायरस से होने वाले रोगों के प्रति प्रतिरोधी हों। अगला है कीट प्रतिरोधी, ऐसी किस्में बनाना जिन पर हानिकारक कीटों जैसे टिड्डे या इल्लियों का कम या कोई प्रभाव ना पड़े। अगला है अजैविक तनाव के प्रति सहनशीलता, यानी अजैविक तनाव में पर्यावरण के गैर जीवित कारक शामिल होते हैं जो आजकल जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रहे हैं। सूखा सहनशीलता, ऐसी फसलें बनाना जो कम पानी में भी अच्छी उपज दे सकें। तापमान सहनशीलता, अत्यधिक गर्मी या ठंड पाला को सहन करने की क्षमता विकसित करना। लवणता अम्लता सहनशीलता, यानी ऐसी किस्में बनाना जो लवणता अम्लता या खारीपन के प्रति सहनशील हों, जैसे खारी या नमकीन या अधिक अम्लीय मिट्टी में भी
बेहतर विकास सुनिश्चित करना, जिससे किसी भी तरह की मिट्टी हो उसमें अच्छा उत्पादन दे सकें। अगला है परिपक्वता अवधि में बदलाव, यानी फसल के पकने के समय को नियंत्रित करने के लिए प्रजनन किया जाता है। शीघ्र परिपक्वता से क्या लाभ होता है? तो ऐसी किस्में बनाना जो कम समय में तैयार हो जाएं, जिससे एक ही साल में 2 या 3 फसलें ले सकें। तो समकालिक परिपक्वता क्या होती है? तो एक ही समय पर पकने वाली किस्में विकसित करना है, जिससे कटाई में आसानी हो और मशीनरी का बेहतर उपयोग हो सके। जब फसलें एक ही समय में पकेंगी तो एक ही समय में हम लोग काट सकते हैं, ताकि उनको बार बार दोबारा से कटाई कटाई करने की आवश्यकता ना पड़े। ये सभी लक्ष्य मिलकर एक टिकाऊ और लाभदायक कृषि प्रणाली बनाने में मदद करते हैं। अगला है यहाँ पर फसल सुधार के इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर फसल सुधार के इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी दी गई है। तो फसल सुधार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि खेती की शुरुआत, यानी फसल सुधार का जो इतिहास है उतना ही ज़्यादा पुराना है जितनी कि खेती की शुरुआत, यानी जब से खेती की शुरुआत हुई है तभी से फसल सुधार का इतिहास बना हुआ है। यह सदियों से चली आ रही है। यह सदियों से चली आ रही एक प्रक्रिया है, जिसे हाल के समय में वैज्ञानिक तकनीकों ने बदल दिया है। यानी फसल सुधार का जो कार्यक्रम है बहुत पहले से ही चालू हो चुका है। आदिकाल और पारंपरिक चयन, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है आदिकाल और पारंपरिक चयन, यानी 10,000 ईसा से पूर्व। तो फसल सुधार की शुरुआत आज से लगभग 10,000 साल पहले हुई थी, जब मानव शिकारी संग्राहक यानी हंटर गैदर से किसान बना। पालतू बनाना यानी डोमेस्टिकेशन, आदि मानव ने जंगली पौधों को पालतू बनाना शुरू किया। उन्होंने अनजाने में ही प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन के विपरीत काम किया है। सीधा चयन, किसान हर फसल पर उन पौधों के बीजों को बचा कर रखते थे जिनमें सबसे अच्छे गुण होते थे, जैसे बड़े दाने, स्वादिष्ट फल या कम बीज झड़ने की प्रवृत्ति। यानी किसान उन बीजों को बचा कर रखते थे जो सबसे अच्छे होते थे, सब गुण में अच्छे होते थे, दाने बड़े होते थे, स्वादिष्ट होते थे या कम बीज झड़ने की प्रवृत्ति होती थी। उन तरह के बीजों को किसान बचा कर रख लेते थे अगली फसल की बुआई के लिए, और इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी यही दोहराया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जंगली गेहूं के दाने पकने पर भी जमीन पर गिर जाते थे, लेकिन जिन पौधों के दाने डंठल से चिपके रहते थे उन्हें किसानों ने चुना। यही चयन आज के गेहूं का आधार बना। यानी पुराने समय में इस तरह से फसल सुधार किया गया था। फिर आता है प्रारंभिक वैज्ञानिक युग यानी अर्ली साइंटिफिक एरा, 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। इस दौरान जीव विज्ञान और आनुवंशिकी के मूलभूत सिद्धांत विकसित हुए, जिसने प्रजनन को एक कला से विज्ञान में बदल दिया। तो इसमें आया संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने फूलों के लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझा। 1760 के दशक में जर्मनी के जोसेफ कोलर यूटर ने विभिन्न तंबाकू पौधों के बीच एक सफल कृत्रिम संकरण यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया। फिर उसके बाद आता है मेंडल का युग यानी मेंडलियन एरा। 1860 के दशक में ऑस्ट्रियाई भिक्षु ग्रेगर मेंडल, जिसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया और आनुवंशिकता के नियम जिसे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब इनके काम को फिर से खोजा गया तो फसल सुधार को एक मजबूत वैज्ञानिक आधार मिल गया। अब वांछित गुणों का चयन करना अधिक सटीक हो गया था। यानी जब से मेंडल के नियम आए थे, मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए थे, तब से फसल सुधार में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, जिससे फसल सुधार करने में बहुत आसानी हो गई। इसके बाद आता है आधुनिक प्रजनन और क्रांति, मॉडर्न ब्रीडिंग एंड रिवॉल्यूशन, जो कि 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इस दौर में तकनीकें तेजी से विकसित हुई और वैश्विक खाद्य उत्पादन में क्रांति आ गई। सबसे पहला पॉइंट है इसमें संकर शक्ति यानी हाइब्रिड विगर्भ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मक्का में संकर बीज का उपयोग शुरू हुआ। संकर बीज दो अलग अलग शुद्ध वंश क्रमों यानी प्योर लाइन्स को मिलाकर बनाए जाते हैं, जो माता पिता दोनों की तुलना में अधिक उपज देते हैं। उसके बाद आई हरित क्रांति। 1960 के दशक में डॉक्टर
नॉर्मन ई बोरलॉग और उनके सहयोगियों ने गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली रोग प्रतिरोधी किस्में यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज विकसित की। इन बोनी ड्वार्फ किस्मों को उर्वरक और सिंचाई के साथ मिलाकर प्रयोग करने से कई विकसित विकासशील देशों में खाद्य उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यानी डॉक्टर नॉर्मन ईव जो वो लोग हैं वो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। फिर उसके बाद आया जैव प्रौद्योगिकी का युग यानी एरा ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि 21वीं शताब्दी में शुरू हुआ। आजकल फसल सुधार में आनुवंशिकी के साथ साथ जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री और आणविक जीव विज्ञान यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, यह पौधों में एक विशिष्ट वांछित जीन जैसे कीट प्रतिरोधक जीन को डालने की अनुमति देता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण बीटी कॉटन है। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो जीन यानी वांछित जीन जिसे हम चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार उस जीन को फसल के अंदर डाल सकते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी फसल में कोई सा रोग ज़्यादा लगता है तो उस जीन को उस फसल से निकाल कर जो अच्छा वाला जीन होता है उस फसल में डाल देते हैं, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध जो एग्जाम्पल है वो है बीटी कॉटन। अगला है इसमें मॉलिक्यूलर मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन जिसे एमएएस कहते हैं। यह प्रजनन प्रक्रिया को तेज और अधिक सटीक बनाता है। वैज्ञानिक सीधे पौधे के डीएनए को देखकर पता लगा लेते हैं कि उसमें वांछित जीन है या नहीं, जिससे सालों की मेहनत बच जाती है। अगला है जीनोम संपादन CRISPR-Cas9 जैसी अत्याधुनिक तकनीकें वैज्ञानिकों को पौधों के डीएनए में बहुत सटीक बदलाव करने की अनुमति देती हैं, जिससे फसल सुधार की प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा तेज और लक्षित हो गई है। संक्षेप में अगर हम कहें तो फसल सुधार का इतिहास सरल चयन से शुरू होकर आज डीएनए स्तर पर सटीक हस्तक्षेप करने वाली उन्नत विज्ञान की यात्रा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि फसल सुधार का इतिहास क्या है, फसल सुधार क्या है और पौध प्रजनन क्या है। इन सारी चीज़ों को हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। तो हम लोग कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।